लिए का एक शेर है कि खीरा सराने शौक का कोई नहीं है जमादार। खीरा सराने शौक का कोई नहीं है जमादार, उसने तो कारे खैर भी बेउलमा नहीं किया। आज सेकुलर उम्मीदवार को वोट देना हिंदुस्तान में सवाब बता दिया जा रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में अतीक सर कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दी। ये इस दिल को देखिए, इसकी बेबसी को देखिए और हमारे हालात को देखिए। यकीन मानना बाबा, पूरे महाराष्ट्र में वोट देना हमारी मजबूरी है, ये हमारी मर्जी नहीं बन सकी। जबकि होना ये चाहिए था कि मुल्कों की मुसलमानों की अकलियतों को अपने विकार के साथ वोट देना था। मुशीर अंसारी साहब, हम स्वाभिमान के साथ वोट नहीं दे रहे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि भाई टिकट देने वालों से ये पूछिए कि उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया। मैं तो सिर्फ एक तमाशाई हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि पार्टियां जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे टिकट तकसीम नहीं करती। वो विनेबिलिटी को जो है अपना शार बनाती हैं और ये देखती हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है और सबसे ज़्यादा चांसेस किसके जीतने के हैं, क्योंकि ये भी तो यकीनी नहीं तौर पे नहीं कहा जा सकता कि जितने आपने उम्मीदवार उतारे हैं सब के सब जीत जाएंगे। लेकिन कौन जीत सकता है ये तय करने के बाद जो है पार्टियां जो है टिकट तकसीम करती हैं। महाराष्ट्र की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, जो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी का जो तनासुब है वो 10 से 11% है और महाराष्ट्र की 48 में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ मुसलमान 20% से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर सीटों जहाँ पर आप मुसलमानों को टिकट मुसलमान होने के नाम पर मांग रहे हैं, तो यहाँ भी तो देखिए, ये भी तो देखिए ना वोटर लिस्ट में मुसलमान कितने हैं। तो अगर आपने इसी को अगर अपना मेयार बना लिया कि मुसलमानों को भी टिकट दिया जाए, तो आप ये तवक्को जो है सिर्फ कांग्रेस से क्यों करते हैं या इंडिया अलायंस से क्यों करते हैं? कौन सब्स्टिट्यूट होगा? आप तो सबसे ये मुतालबा होना चाहिए हमारा कि हर पार्टी जो है वो मुसलमानों को जो है नुमाइंदगी दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको उन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए जो एक्सक्लूसिविटी की बुनियाद पे काम करते हैं और इंक्लूसिविटी की बुनियाद पे काम नहीं करते। तो हर पार्टी जो मुसलमानों को ही क्यों, तमाम के साथ जो है मसावियाना सलूक होना चाहिए और जो सियासी पार्टियां इस उसूल के से इनहराफ करें उनको जो है उनको इलेक्शन में उतरने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। बाबा, आपने बहुत यासियत का इजहार किया, मायूसी के साथ में आपका नहीं अक्सरियत में नहीं। बाबा, मैं आपसे पूछता हूँ हाँ, कि आपके ही मुमरा के अंदर जितेंद्र आवाड़ 80% मुसलमानों में गैर मुस्लिम चुन के आता है, तो फिर हमारे भी तो अवसाफ कुछ ऐसे हो कि हम लोग। आप तो सिर्फ जितेंद्र आवाड़ का नाम ले रहे हैं। मैं 10 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बता सकता हूँ जहाँ मुसलमान 50% है, वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आता है। तो इसको क्या कीजिएगा आप? ऐसा क्या हो कि हम लोग का मिल्ली तशख्खुस बहाल हो या उसका विकार बहाल रहे, या हम लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए किस तरह इकट्ठा हुए? असल में हम लोग एक बुनियादी गलती करते हैं, वो ये कि हम लोगों ने जमहूरियत के खेल को समझा ही नहीं है। और अगर अल्लामा इकबाल के शेर पर आप अमल करते कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो ये गिनती का खेल है। आप ये बताइए कि आपने अपनी गिनती में इजाफा करने के लिए क्या किया? आपके पिटारे में क्या है? आप तो अपने आप को सिर्फ समेटते चले जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमान से। तो आप 20% से 22% नहीं हो सकते, 25 तकसीम नहीं हो रही, मुस्लिम इलाकों में वोटर स्लिप तकसीम नहीं हो पा रही है और बोला जा रहा है कि 100% वोटिंग कीजिए। जब तकसीम वोटर स्लिप नहीं रहेगी तो लोग वोट कहाँ? तो इसके लिए जमीयत में इसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उस पर से आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, एपिक नंबर के हिसाब से आप जो है अपने लिए वोटर्स लिस्ट, अपना वोटर कार्ड जो है खुद ही डाउनलोड कर लीजिए, खुद ही तैयार कर लीजिए। आप क्यों किसी के मोहताज बने बैठे हैं? हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारी ओर कौन सी यादी में, हम लोग ये देख रहे कि कौन सा लीडर क्या लेगा और कितना देगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर आपको इतना ही अगर आपका सौदे का अगर आपने अपनी कीमत लगाई है तो आप अपनी कीमत लीजिए और खामोश हो जाइए। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र भर में अकलियतों को वाजे उम्मीदवारी मिले और अकलियतों को वाजे जीत मिले। अभी तो खो चुके हम लोग सारा महाज, लेकिन आने वाले वक्तों में क्या हिकमत अमली होना चाहिए? हिकमत अमली के आपके पास बचा क्या है जहाँ से आप जो है तोड़ कर कुछ लेकर आ सकें? सिर्फ कांग्रेस ही तो है, और दूसरी कौन सी जमात आपको जो है टिकट दे रही है? और जो दूसरी जमातें हैं, मिसाल के तौर पे बीएसपी है या वंचित अघाड़ी है,
ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में उतरते हैं, जीतने के लिए थोड़ी आते हैं, सरकार बनाने के लिए थोड़ी आते हैं। आपके पास बचा है क्या? सिर्फ कांग्रेस। और कांग्रेस को आप इलेक्शन में देख लेना कितने असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है अक्सरियत हासिल होती है या मुनासिब तादाद में वोट मिलते हैं। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है आप अपने लिए जो है दावा पेश कर सकते हैं कि यहाँ से जो है किसी मुसलमान को टिकट दीजिए। मुकीम हजरत का एक शेर है कि गायब गजाल चश्मा जमील से, गायब गजाल चश्मा सहराए आरजू से, रातें लिपट के रोई अनवारे काकू से। मतलब अब कांग्रेस हम लोगों के लिए बोसीदा इमारत हो चुकी है और कभी उस इमारत के नीचे मत रुकना जो बोसीदा है। तो क्या इस इमारत को बनाया जाए या नई इमारत बना ली जाए? नई इमारत कहाँ से बना सकते हैं आप? आपके पास तो जो है मजबूरी में हम रहे, वही गारा है आपके सामने, वही सीमेंट है, वही रेती है, उसी को जो है दोबारा से जो है तैयार कीजिए और दीवार को मजबूत कीजिए, वरना आपको तो वहाँ पे साये के लिए भी जो है गुंजाइश नहीं बचेगी। मैं आपसे हल तलाश कर रहा हूँ, लेकिन आप जॉन के जैसा बोल रहे हैं कि मीर हाँ चारा साजों की चारा साजी से दर्द व बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बदला दो, उससे आराम तो नहीं होगा। हाँ वो भी है ना। सॉल्यूशन चाहता हूँ मैं आपसे, आप बहुत मुफक्किर हैं, हिंदुस्तान भर में आप अपने मैंने अल्लामा इकबाल को जो कोट किया है उसी में हमारा सॉल्यूशन है कि आपको जो है तादाद बढ़ाने की बात करना पड़ेगी, और जब तक आप 40% तक वोट अपने लिए और अपने साथियों के लिए और अपने हलीफों के लिए नहीं हासिल कर सकते, उस वक्त तक आप इलेक्शन जीतने की बात छोड़ दीजिए। क्योंकि ये आप आबादी के ज़रिए तो ये इनकलाब पैदा नहीं कर सकते कि आप 20-20 बच्चे पैदा कीजिए और जो है वोटर्स लिस्टों में उनके नाम डलवाइए और इस तरह जो अक्सर आपको जो है नए हलीफ तलाश करने होंगे, नए पार्टनर्स तलाश करने होंगे, और वो नए पार्टनर्स कहाँ से आएंगे, नए हलीफ आपके कौन से हो सकते हैं, इस पर जो है आपको मेहनत करना पड़ेगी। और ये हलीफ जो हैं आपको ये बुनियादी तौर पे जो है ये आपके लिए दावत का काम है। आपने दावत का काम छोड़ दिया, आपको नए साथी नहीं मिलेंगे, आपको नए हलीफ नहीं मिलेंगे, आप जहाँ थे वहीं रहेंगे, बल्कि और उससे ज़्यादा सिमट जाएंगे। जितनी भी इलेक्शन से पहले जो वर्क होता है उस पे मुसलमानों का कोई नज़र, डिलिमिटेशन के वक्त में कोई नहीं देखता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ कट रहा है, कहाँ के हमारे लोगों को कट जा रहा है, किसको एससी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जा रहा है, किसको नहीं, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करते। क्या होता है कि मुसलमानों के आबादी में आबादी को दो तरह से भाग बांट दिया जाता है। एक कंस्टिट्यूंसी में इधर कर दिया, आपका परसेंटेज खत्म हो गया, इधर का परसेंटेज इधर खत्म हो गया, और ज़्यादा परसेंटेज हुआ तो उसको शेड्यूल कास्ट SC ST कंस्टिट्यूंसी डिक्लेयर कर दिया। आज तक मुसलमान लीडर्स, कोई भी मुसलमान लीडर कभी भी इस मुद्दे पे कोई काम नहीं किया है, और ना काम करते हैं और ना जा करके ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं कि ये कंस्टिट्यूंसी को आप डिक्लेयर मत कीजिए, इससे हमारा राइट इफेक्ट हो रहा है, हम प्रेजुडिस हो रहे हैं, हमारा जो फंडामेंटल राइट हो रहा है वो इफेक्ट हो रहा है। तो आप जब उस वक्त तक, आप केवल इलेक्शन के वक्त सोते हैं, इलेक्शन के वक्त में या तो आप टिकट मांगते हैं या फिर बोलते हैं कि वोट किसको दें। तो आप पहले तैयारी कीजिए। 5 साल पहले जब डिलिमिटेशन का मसला आता है, डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन आता है, आप उस वक्त जाके देखिए कि हमारा कंस्टिट्यूंसी कहाँ काट रहे हैं, कहाँ हमारी मुसलमानों की आबादी को डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ जो है इस चीज़ को छोटा कर रहे हैं, कहाँ, तब आप जाकर के उसमें अपनी नुमाइंदगी आप बढ़ा सकते हैं। खास करके पार्लियामेंट में तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन असेंबली में 100% जो है जो आबादी है उस बेहतर सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एकदम 100% आएंगे। लेकिन अगर आपकी आबादी परसेंट, अब जैसा कि सरफराज साहब ने कहा कि आबादी के हिसाब से हम 10-12% हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हमारा 35-40% है और एक साथ वोट पड़ेगा, हम जीतेंगे। तो हमें अपनी उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए डिलिमिटेशन पे बहुत ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजर्वेशन पे बहुत ध्यान देना है। आप यूपी के अंदर जानते हैं सरफराज साहब, अच्छे मुसलमानों कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिक्लेयर कर दिया। वो जो आपको बिजनौर, वो नगीना हमारा 80% मुसलमान की आबादी वहाँ पे पूरा, और वहाँ शेड्यूल कास्ट का दे दिया भाई। तो हम लोगों ने कभी उस पर काम नहीं किया, और बड़े बड़े मुस्लिम दानिश्वर और बड़े बड़े मुस्लिम जो लीडर्स हैं कभी भी इस पर कोई काम नहीं किया। जो हम लोग अभी, चूँकि सरफराज साहब जानते हैं, हमने कभी लोगों से बुला करके बात किया बहैसियत सदर ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के, इस पे हम लोगों को काम करना है, डिलिमिटेशन पे और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर में हम कहाँ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, कहाँ उस पर हमें काम करना है।
रिजर्वेशन दीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरों के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना फिक्स मत कीजिए आप उनको, बाय रोटेशन जो है बाय रोटेशन होना चाहिए, वो बराबर होते रहना चाहिए। क्योंकि ये काम आप एसएमबली में करते हैं, ये काम आप जो है कॉर्पोरेशन के लेवल पे करते हैं, यही काम जो है आप, क्योंकि आज कोई लेडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर है तो अगली बार वो लेडीज के लिए नहीं होगी जी। आज कोई एससी के लिए कॉर्पोरेट महिला राखी में तो जनरल होगी, एसटी होगी, शेड्यूल बदलता होगी। जाएगा ना, तो जी। कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो लॉट के हिसाब से जो है, हमारे यहाँ तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लॉट के हिसाब रोटेट करते हैं, तो रोटेशन का वो सिलसिला जो है पार्लियामेंट के स्टेज पे भी होना चाहिए, ताकि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। मालेगांव किसी ज़माने में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उसको जो है हमेशा वैसे ही रखा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। बाबा आपने अक्सरियत की बात की, जबकि हम लोगों ने तो ये शेर सुना है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तेजाब से क्या होता है। तो ये थोड़ा मायूसी का इजहार हो गया। नहीं 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 तो हम नहीं लोग नहीं फिर आप अकलियत में फिर रह आप गए, 72 वाले, आप 313 वाले। नहीं 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 ये जंगे बदर नहीं है। हाँ, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या। हाँ अब उनके बाकियात हैं हम लोग, और क्या हैं। तो फिर तो आप तादाद को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। बीजेपी का सारा खेल जो होता है वो इस तादाद को जो है मुज्तमा करना होता है। वो जो है आप तो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस की बातें करते हैं, वो अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। और यूपी में योगी की सरकार के बने रहने का और दोबारा इलेक्शन जीतने में सबसे बड़ा रोल जो था वो अति पिछड़ा वर्ग का था। हमने कभी उन पर गौर ही नहीं किया, उन पर तवज्जो ही नहीं दी। अरे मैं तो मुस्लिम लीडरशिप से एक चीज़ का, जिसको कहते हैं ना जनरल नॉलेज टेस्ट, लेना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की 48 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, आप उन सीटों के नाम बता सकते हैं? जी 48 के 48 हैं, 288 एमएलएज हैं, हाँ, आप 288 के नाम बता 100 सकते से हैं? ज़्यादा बता। और उस मैं आपसे तो वो नहीं कर रहा हूँ, आवाम मैं से। पार्टी की लीडरशिप से। शरद पवार साहब को जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉम्प्लेक्शन का अंदाज़ा है कि यहाँ कितने पिछड़े वोट हैं, यहाँ कितने मराठा वोट हैं, यहाँ कितने जो है मुस्लिम वोट हैं। उसकी बुनियाद पर जो है वो टिकट देने का जो है फैसला करते हैं। और ये सिर्फ शरद पवार की बात ही नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस भी उसमें उस्ताद हैं, इसमें जो है उद्धव ठाकरे भी उस्ताद हैं, इसमें जो लोग भी टिकट बांटने बैठे हैं ना, उन सब ने अपना होमवर्क करके रखा है। हम सिर्फ टिकट मांगने वाले हैं, इसलिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा कुछ नहीं जानते। इस पार्लियामेंट्री सीट में जहाँ मालेगांव है, यहाँ पे 6 असेंबली सीट्स हैं। कौन कौन सी हैं? सटाना नहीं, सटाना कोई सीट नहीं है। सेंटर, मालेगांव, बागलान, कलवन, धुलिया आउटर और सिंधखेड़, सिंधखेड़ा, ये 6 हैं। सिंधखेड़ा में कितने मुसलमान हैं? 10% से जाते हैं। 3% हैं। वाह। और बागलान में कितने हैं? वहाँ भी 5-7 2% हैं। धुलिया मालेगांव। इस 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से मालेगांव में 70% से ज़्यादा वोट हैं, और सिर्फ धुलिया में जो है 20% से ज़्यादा वोट हैं। बाकी कहीं भी जो है वो 5%, 4%, 3%, 2% से ज़्यादा नहीं है। तो आप किस तरह जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की बातें सोचते हैं? तो साहब के पास में मैं देखा कि आप उलमाए कराम के बीच में और उनको साथ में लेके उनके इश्तराक से अच्छा काम करते हैं। माजी में गणपति का 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार हो गया, हिंदुस्तान भर ने आप लोगों के फैसले का खैर मकदम किया था। लेकिन उलमाए कराम से ये भी थोड़ा अपील होना चाहिए कि मुअज्जिन से कहो हक़ की इमामत भी अदा कर दें। अभी मुल्ला अमीर शहर की दावत में बैठे हैं। हम लोगों को तमाम मुस्लिम मसलकी तंजीमों को मिलकर, मजहबी तंजीमों को मिलकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ अकलियतों को अपने साथ में लेकर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म करने। देखो, एक चमन में इख्तिलाते रंगों से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या है ना बाबा। आप बार बार बोल रहे मुसलमान कम है, अगर दलित को ज्वाइन कर लो तो। आप आए ना मेरे पॉइंट पे कि आपको नए हलीफ तलाश करने होंगे और आपको दावत का काम करना होगा, लोगों को जो है अपनी तरफ मुतवज्जे करना होगा, तभी तो आपकी तादाद बढ़ेगी। और तभी तो आप 30% से 40%, 40% से 50% हों, तभी तो आपकी जीत यकीनी होगी। तभी तो आपकी ये शिकायत दूर होगी कि आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं करता और आपकी कोई आवाज़ नहीं बनता। तो सारा खेल तो तादाद का है, और तादाद को जो है आप जो है कॉबल अप करना नहीं जानेंगे तो फिर आप जो है वो हमेशा जिसको कहते हैं ना कि मालेगांव की ये इस असेंबली इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ धुलिया और मालेगांव की बुनियाद पर जो है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं रियासती सतह पर बोल रहा हूँ कि हम लोगों को बोला जाता है कि इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती। हम लोगों को बहुत इत्तेहाद के साथ काम करना है।
ये हम लोगों का मतलब मजहबी फरीजा होना चाहिए कि हम अपने जमहूरी हक का इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ये भी एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मज़हब से आप सियासत को जो जोड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान के तनाजुर में वो मुनासिब चीज़ नहीं है। अगर आप मज़हब को बुनियाद बनाने के बाद जो है सियासत का, तो फिर आप बीजेपी पे एतराज़ क्यों करते हैं भाई? आप उन्हीं की चाल खुद चल रहे हैं। उनके पास तो अरबी घोड़े हैं, आपके पास तो खच्चर भी नहीं है। तो फिर आप कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहे हैं? मुकाबला किस चीज़ का कर रहे हैं? आपका हुआ कि मतलब कांग्रेस हमारी मजबूरी है बस। कांग्रेस भी क्या है, आज है कल नहीं है, हो सकता है कल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो क्या आप मुसलमान हिंदुस्तान के जो है वो हवा में तहलील हो जाएंगे? आप तो रहेंगे ना, हम भी रहेंगे। कोई ऐसा मिली प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो सकता कि हम लोग फिर मिली प्लेटफॉर्म, फिर इत्तेहाद की बात। अरे तमाम मुसलमान इत्तेहाद के एक प्लेटफॉर्म पर आ भी गए तो 20% तो होंगे ना। तो फिर आप किस इत्तेहाद में आपको कौन सी कुंजी है, किस चीज़ की कुंजी है? तो आप बीजेपी आने से मजबूत करेंगे। किस चीज़ की कुंजी है इत्तेहाद में? तो मैं तो हमेशा से एक चीज़ का और कायल रहा हूँ कि आप कम से कम दूसरों को देख के तो सीखिए। ब्राह्मणों को देखिए ना, हर सियासी मसलक में ब्राह्मण टॉप पर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इवन बहुजन समाज में भी जो है ब्राह्मण जो है वो टॉप पर है। आपने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं इख्तियार की? कम्युनिस्टों में तो हैं ही, कम्युनिस्टों में तो हैं, माओवादियों में भी हैं, माओइस्ट में भी हैं। आपने कभी इस स्ट्रेटेजी को जो है, हाँ जहाँ जाइएगा हमें कभी इस स्ट्रेटेजी को स्टडी किया है कि जो भी, अच्छा ये तो छोड़िए, अगर हिंदुस्तान में फ़ौजी इनकलाब आएगा तो आर्मी में भी ब्राह्मण मिलेंगे आपको, और इस फ़ौजी इनकलाब में भी अगर एयरफोर्स ने अगर इनकलाब लेकर आया तो एयरफोर्स में भी ब्राह्मण मिलेंगे, और नेवी को अगर आप देखें तो उसके भी टॉप हायरार्की ब्राह्मणों की है, और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और ये तो तमाम तो हैं ही, ये तो आपके पटवारी से लेके ऊपर तक जो है मिल जाएंगे। तो आपने कभी इस स्ट्रेटजी को, क्या वो मुत्तहिद हैं? तो फिर आप क्या कोई इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? बाबा मैं आपको खासाने मैखाना में जानता हूँ, और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसके लाए अमल में, उसके मंशूर में मुसलमानों के कास्ट, उनके औकात, उनके हुकूक और उनके मसाइल से मुताल्लिक कोई मुद्दा नहीं है। ना सिर्फ उन लोगों ने हम लोगों को उम्मीदवार नहीं दिया, बल्कि हम अब हमारे मुतालबात को मंशूर में भी नहीं लाया। आपके भोलेपन पर सदके जाऊँ, मैनिफेस्टो पर अमल कौन करता है? और मैनिफेस्टो बनाते किस लिए हैं? चलो कम से कम एक सुराग है, एक धोखा तो सही कि पानी की आस। आप चाहते हैं कि धोखा दिया जाए आपको? पत्थर उबालने से बेहतर है कि सुराग देखें। जब वो काबिल अमल नहीं है, जब वो खुद उस पर अमल नहीं करते, तो आप उसमें जो है अपने सरफराज साहब जब कह रहे हैं कि वक्त की बात निकाल के, अगर वक्त की बात, उसके बाद तो उसका मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। हाँ अभी से, और अगर वक्त की बात करते तो पता नहीं कैसे। और वक्त का कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको मैनिफेस्टो में रखा जाए। जब चाहेंगे नई हुकूमत जो बनने जा रही है, या माजी की जो हुकूमत है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ से बढ़ रही है, और सीएए, नाज़ी और इस तरीके के जो नुकसानदेह कवानीन बन रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या कि एक जमहूरी मुल्क है, इसको निज़ाम को चलाने के लिए इस तरह की हरकतें क्या देर होती है? ये डिपेंड करता है कि आप पाले के किस साइड पर हैं। अगर आप पाले के उस साइड पे जहाँ मैं हूँ तो मेरा जवाब कुछ और होगा, लेकिन अगर पाले के आप दूसरी तरफ हैं जहाँ वो हैं तो उनका जवाब कुछ और होगा। वो सीएए को भी जस्टिफाई करते हैं, वो एनआरसी को भी जस्टिफाई करते हैं, वो कॉमन सिविल कोड को भी जस्टिफाई करते हैं, वो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने को भी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हमारे पास फिर भी आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके हम लोग जो है अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों से जो है वोटिंग का हक़ छीन लिया जाएगा। जब कानून बचेगा नहीं तो कौन से कानून से हम? नहीं, देखिए, लाकानूनियत लाने के लिए भी कानून की ज़रूरत पड़ती है। अगर कानून ना हो तो लाकानूनियत कैसे होगी? तो फिर जब उनको भी जो कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस करने पर आमादा हैं, उनको भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ना।
उन्होंने भी तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो है इलेक्शन का एहतमाम किया ना, वो भी तो जो है वोटिंग के ज़रिए ही जो है पार्लियामेंट में जाएंगे ना, तो उनको भी तो कानून की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कर रहे हैं अपना काम। और रही बात ये कि हम लोग अंदेशा है दूर दराज से जो है बहुत ज़्यादा परेशान ना हो ना आपका वो। देखिए मैं जब भी मुझसे कोई पूछता है ना, मैं कहता हूँ जिस वक्त जब तक ट्रेनों के वेटिंग लिस्ट में तुम्हारे नाम के पहले तुम्हारे बाद वाले किसी हिंदू का नाम न चढ़ा दिया जाए, उस वक्त तक आप हिंदुस्तान में महफूज हैं। क्यों, तो मेरा बहुत मरगूब शहर है। ग़िज़ाइयत भी है बहुत प्यारा, बहुत, जिसको मैं कहता हूँ ना कि हम अपने उस किरदार को जो मुसलमानों का होना चाहिए और जिसको आम तौर पे जो है भुला देते हैं लोग, उस किरदार के यहाँ पर जो है मैं बाक़ियात देखता हूँ, तो इसलिए मुझे ये बहुत मरगूब है। आपके ऑफिस पे आओ तो लगता था कि मालेगांव, आपके ऑफिस पे आओ तो अब लगता है मॉरिशस है। हम लोग हैं कि शहर में जिंदा है, एक कमरे की खातिर राजवाड़ा छोड़ा है। बहुत हाँ ठीक। तो दिल्ली से आए हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर, और इस वक्त तो शादी की ज़ियाफ़त में बड़े खुशनसीब हैं हम लोग के सरफराज दादू साहब, मुशीर अंसारी साहब, जमीन करांती साहब उनके साथ में आए हुए या काबरी मालेगांव में हम लोगों को दस्तयाब हुए। आइए इस मौके का गनीमत जानते हुए हम लोग जानते हैं कि मालेगांव शहर सनत पारसा बापी का शहर है। धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यवला, धुलिया, मालेगांव और ये अतराफ के जो टेक्सटाइल सिटी है, तो इन लोगों को लेकर क्या मुतालबात होना चाहिए मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर है, और शोभाताई बच्चाओ या सेकुलर उम्मीदवार से मुताल्लिक क्या जानना चाहते हैं या सनतकारों से क्या अपील करें? देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, लोगों ने देखा है कि ये करीब करीब 100 साल, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा से सेकुलर रहा है। और जो कम्युनल पार्टीज़ रही, जिन्होंने धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स किया, हम लोगों ने उसको नकारा है। और धर्म के आधार पे यहाँ नहीं, हमने मुस्लिम लीग को नकारा है, पाकिस्तान को नकारा है, जिन्ना को नकारा है, और नकारने के बाद हम लोग हिंदुस्तान में बसे हैं और हिंदुस्तान में को हमने चूज़ किया है। इसलिए हमेशा हमारा मोमिन कॉन्फ्रेंस का रहा है कि हम सेकुलर पार्टीज़ को प्रमोट करते रहे। और कांग्रेस, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस जब पावर में रही, बुनकरों के लिए, सनतकारों के लिए, आर्टिशियंस के लिए बहुत अच्छा काम किया। उनको बहुत जगह ऐसा हुआ जहाँ पे लोन माफ़ी का सवाल हुआ, वहाँ पे कांग्रेस ने स्टेप लिया और कांग्रेस ने बहुत सारे बुनकरों, लेकिन कांग्रेस सरकार जाने के बाद जो सेकुलर सरकार गई, तो आज बुनकरों का हालत पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बदतर हो गया है। और जितने भी स्कीम्स थे, जितने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसको बिल्कुल ठप कर दिया सरकार ने, और कोई उसकी तरफ वेलफेयर का कोई स्कीम नहीं है। इसलिए हमारा अपील है बुनकरों से, दस्तकारों से और सारे सेकुलर माइंडेड लोगों से कि वो सेकुलर पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओ को यहाँ से कामयाब करें और पूरी तरह से मजबूती के साथ कामयाब करें, ताकि एक मजबूत सरकार सेंटर में बन सके और फिर से बुनकरों का जो वेलफेयर स्कीम है वो लागू हो सके। ये फिरका परस्त जो हुकूमत है, ये दो चीज़ की दुश्मन है, एक चमड़ा सनत और एक टेक्सटाइल सनत, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए हैं। तो इसकी बका के लिए आप लोग क्या, शोभाताई तो आ जाएगी, जो मरकज की पार्टी की सरकार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो टेक्सटाइल और चमड़ा सनत के लिए क्या करेंगे? देखिए, टेक्सटाइल और चमड़ा का जो सनत है, ये टेक्सटाइल चमड़े का नहीं है। आप एक चीज़ देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कॉमनल राइट्स वहीं हुए जहाँ इकोनॉमिकली मुसलमान मजबूत रहे हैं, वहीं हुए, चाहे मुरादाबाद हो, मालेगांव हो, या और आपको जमशेदपुर हो, भागलपुर हो, यहाँ पे बुनकर और मुसलमान काफ़ी मजबूत रहे। तो इनका हमेशा से रहा कि इकोनॉमिकली इनको कमज़ोर करो, इतना कमज़ोर करो इकोनॉमिकली कि ये अपने आप को मजबूती के साथ ना पढ़ सकें ना आगे बढ़ सकें। तो ये हमेशा इनका ये रहा है। और चमड़े का, इससे बुनकरों को, और जो एक टाइम था जो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में मैनचेस्टर को डिफीट किया, आज जो सनत जो है, इससे इतना बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से होता था, जिसका रेवेन्यू हमारा मिलता था, जो चमड़े का जो रेवेन्यू था वो सब, और आप देख लीजिए कि हमारा क्या डॉलर का, आखिर जो डॉलर ऊपर ज़रा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये सनत वीक हो गया। अगर हमारा ये सनत मजबूत होता, हमारा एक्सपोर्ट होता उसी रेशियो में, तो डॉलर को इतनी मजबूत होने का कभी उम्मीद नहीं किया सकता। तो इससे हमारा इकोनॉमी पूरे हिंदुस्तान का, इसमें देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि एक मुसलमान को तबाह करने के चक्कर में ये पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है।
और इसलिए हम कहते हैं कि पार्टी वो होनी चाहिए जो हिंदुस्तान को मजबूती के साथ और सबको साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर ने जो कहा था, उसको उस पर अमल होना चाहिए। आपकी मोमिन कॉन्फ्रेंस का मालेगांव शहर में क्या आने वाले वक्त में प्रोग्राम रहेगा, क्या? देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम हमेशा मालेगांव में आज हमारा हो सकता है 5वां विजिट होगा, और हमारे जमील क्रांति साहब बहुत ही एक्टिवली मोमिन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और सरफराज साहब बैठे हैं, इनका हम लोग बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी टीम को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मजबूत करने के लिए अपना दफ्तर को मोमिन कॉन्फ्रेंस का दफ्तर बना दिया, और उन्होंने बजाते उस दफ्तर को दिया, और मोमिन कॉन्फ्रेंस वहाँ से काम कर रहा है। उसके लिए पूरी मोमिन कॉन्फ्रेंस की टीम जो है सरफराज आरजू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है इस मजबूती के साथ मालेगांव को भी मजबूत करेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहाँ पे छूट गए तो फिर याद आया कि सुना है कि दिल्ली में उल्फत के मारे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते। मालेगांव शहर में बहुत बाज़ा और बहुत अच्छी शख्सियत जमील क्रांति साहब, आप लोगों के आने पर क्या इज़हार ख्याल करते हैं? देखिए, मेरी खुशनसीबी है, हमारे कौमी सदर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इंतहाई मसरूफ़ तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता है, लेकिन सिर्फ हमारी दिलजोई के लिए कहना चाहिए, इन्होंने दिल्ली से बाई प्लेन सफ़र करके औरंगाबाद आए, और हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब मतीन अंसारी साहब, बम्बई से हमारे मुशीर अंसारी साहब, शकील नायर साहब और सरफराज आरजू साहब, ये तमाम के तमाम यहाँ मेरी दरख्वास्त पर शादी की इस मजलिस में शरीक हुए। हमारे और बहुत सारे साथी, हमारे उमर भाई लकड़ा वाले जो बम्बई के मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के जनाब परवेज़ अंसारी साहब, और दूसरे असाब भी सफ़र में ही हैं और मालेगांव आएंगे। मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि तमाम के तमाम शख्सियात जो अपने आप में ख़ुद एक अंजुमन है, मेरे बुलावे पे यहाँ पर आए। मैं शहरियान मालेगांव के तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लिए ये एक तबर्रुक की बात है कि इतने अद्भुत शख्सियात मसरूफ़ तरीन लोग यहाँ मालेगांव आए।